लेकिन बात ये सच है कि इन युवाओं की जो समस्या है वो हमें समझनी होगी। ये बात सही है कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता और इस तरीके की हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन एबीपी न्यूज़ भी युवाओं से ये अपील कर रहा है कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। युवाओं के मन में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने भी की है और ये जायज़ सवाल है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं में ज्यादातर वो लड़के हैं जो पिछले 2 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे थे। कोरोना काल की वजह से 2 साल से सेना में भर्ती ही नहीं हुई। इन युवाओं ने दिन रात मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके सेना में जाने की तैयारी की थी, लेकिन अब रातों रात अचानक ये युवा सेना में जाने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। वो ओवर एज हैं। इनका दर्द भी हमें सुनना चाहिए। आप भी सुनिए। पांच बार मेडिकल फिट गया था, इस बार लास्ट बार मेडिकल फिट हुआ हूँ, जो भी ट्रेडमैन से हूँ साहब। उसके अंदर ये अब 23 साल उम्र हो चुकी है। अब ये टीओडी लागू कर रहे हैं। 17.5 से 21 साल, 23 साल वाले कहाँ जाएंगे साहब? अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता आगे सर, कुछ नहीं होगा। ये लास्ट है मेरी भर्ती। अगर ये एग्जाम रद्द कर दी ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं 21 साल क्रॉस कर चुका हूँ फरवरी के अंदर और मेरी एग्जाम पेंडिंग है। 3 साल एनसीसी की है। 3 साल मैंने बहुत मेहनत की है। आर्मी की फिजिकल के लिए तैयारी की है 2 साल। कुल मिला के 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, रात दिन पढ़ाई की है, घर वालों से पैसे ले लेके। अगर टीओडी लागू हो जाती तो मेरी ओवर एज हो चुका हूँ। अगर इसके तहत अगर मैं उससे पहले भर्ती हो जाता हूँ तो ठीक है, मैं भर्ती हो जाता हूँ। अगर टीओडी लागू हो जाती है तो मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं भारतीय सेना में शामिल हो पाऊंगा। 17 साल का था ना, तब से रनिंग कर रहा हूँ और 21 साल का हो चुका मैं। ओवर एज हो चुका। अगर अब ये टीओडी लागू भी करते हैं तो मेरे तो कोई मतलब की नहीं है। वो एग्जाम बच रहा था, एग्जाम अगर इनको कैंसिल ही करना था तो 1.5 साल पहले बोलते थे। 1.5 साल से हमारा टाइम तो खराब नहीं करते ना। जितनी मैंने तैयारी की है वो पूरी तैयारी है। अगर ये एग्जाम कैंसिल होता है तो मेरा सपना सेना में जाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। और घर वालों का जो सपना दिखा रखा था कि मैं तुम्हारा बेटा एक फौज में जाएगा और फौज में ड्यूटी करेगा, वो सपना घर वालों का चकनाचूर हो जाएगा। घर वाले, हम गरीब परिवार से आते हैं सर। सपना तोड़ दिया, सपना क्या पूरा होगा सर? एग्जाम कैंसिल करके साफ बोल दिया कल उन्होंने एग्जाम कैंसिल है। 42 लड़कों ने सर आत्महत्या कर ली। 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं। 11वीं क्लास में था तब से मेहनत कर रहा हूँ। 3 साल तो एनसीसी के हो गए, या फिर फिजिकल की तैयारी करा उसके हो गए। और खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया? कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्चा हो गया। ये तो मैंने 3 लाख रुपए घर वालों से लिए। मैंने हॉस्टल का खर्चा लिया है। मैंने ग्राउंड के अंदर जो डाइट चाहिए थी दौड़ के लिए, मैंने उसके लिए पैसा लिया है। ठीक है, मजदूरी करके जैसे तैसे करके मालूम मेरे पास खर्चा पहुंचा रहे। मैं उनकी आखिरी उम्मीद था। 4-5 लाख रुपए आराम से खर्च कर चुके, क्योंकि रनिंग करते हैं तो रनिंग में डाइट भी चाहिए पूरी, फिर हॉस्टल में, कोचिंग के, हर चीज में खर्चा होता है सर। पहले 2 भर्तियों में सर मेडिकल आउट हो चुका हूँ और इस भर्ती के अंदर सर मैं फिजिकल और मेडिकल पास था। उससे पहले सर साल भर मैं डिफेंस में तैयारी करता था। पर मंथ मेरे 11,000 रुपये लगते थे। अब आप अनुमान लगा लीजिए सर, 1 साल मैंने वहाँ तैयारी की थी। उसके बाद में दौड़ और मेडिकल होने के बाद में रिटर्न की तैयारी के लिए मैं कोचिंग करा। अब मेरे पिताजी सर ड्राइविंग करते हैं तो घर की आजीविका वही चलाते हैं। अब 10-12 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं, PF ESI वगैरह कट के। उसमें 5-7 हज़ार मेरे लग जाते हैं। सर अब आप ही बताइए अब क्या करें। और हमारा पेपर रद्द कर दिया है। पूरे घर वालों को मतलब बेरोजगार बना दिया। मतलब घर से ले लेके तेरे डिफेंसियो में रह ले। किस चीज पे आपको खर्चा करना पड़ा? हर एक चीज पे, पढ़ाई पे लो, दौड़ पे लो, खाने। अगर हॉस्टल में रहना पड़ता है सर। अगर बढ़िया नहीं खाए पिएंगे तो दौड़ेंगे कैसे सर? मेरे एक बड़ा भाई है, वो भी तैयारी कर रहा है, बेरोजगार है अभी तक। और मेरे पिताजी हैं, वो किसान हैं। घर का खर्चा ऐसे बस बिल्कुल हालत खराब हो रखी है सर। कर्जा ले लेकर हमने तैयारी कर रखी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है सर। ये 10 लाख रुपए हमको देके और रिटायरमेंट भेज देंगे। ना कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है, ना कोई आने वाला कोई भविष्य है। ठीक है, 10 लाख रुपए आप बताएं आप क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते। आपका एक मकान नहीं बनेगा। दूसरी बात, आपको प्लॉट नहीं ले सकते 10 लाख रुपए का। ठीक है, आने के बाद उसका भविष्य क्या होगा वो तो इनको क्लियर करना चाहिए ना। फिर कोई गार्ड की जॉब लगेगी। सर को परमानेंट तो करे, 4 साल करे, बाद में वहाँ यहाँ आकर क्या करेंगे सर? 21 साल के 22 साल के नौजवान हम गार्ड की ड्यूटी करते हुए अच्छे लगेंगे सर? जो मंत्री, विधायक, सांसद ये एक राजस्थान में एक विधायक की सैलरी 1,25,000 रुपए। इनकी कम करो ना, सेना का बजट ऐसे बचेगा। ये विधायक की सैलरी कम करो। एक बार विधायक बन गया उसको घर भेजो, दोबारा विधायक नहीं बनेगा। अगर राजनाथ सिंह जी आपको अगर बजट ही बचाना है तो आप सांसदों की पेंशन बंद कीजिए। इन पे जो इतना खर्च करते हैं, आप कितना बचा लोगे सेना से? आप सुन रहे हैं ना इन आक्रोशित युवाओं को, और इनके दर्द को भी, इनकी परेशानी को समझना होगा। ये जो आखिर में 2 बातें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी।
कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए, और बहुत दिलचस्प है ये। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहाँ भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है। पूर्व विधायकों की 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो, या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे, मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।